खत्म हो गया है। अभी हम नेक्स्ट पिलर पे आते हैं, रेलवे। रेलवे के अंदर सबसे पहले सेल्फ स्टडी में आप इस आर्टिकल लिंक पे जाओ और तैयार करो ब्रिटिश लेगेसी। कैसे कि कौन से गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के टाइम पे शुरू हुआ। थाना से मुंबई तक वो गया वो तो पता होगा, बट थाना के अंदर कहां से, वो बोरी बंदर जगह थी। तो जैसे वो नील दर्पण नाम का वो किसने लिखी थी, बोलो, दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, राइट। तो उसका ये यूपीएससी वालों ने पूछा कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, माइकल मधुसूदन देता है, ऐसा कुछ। तो सेम ये तो सबको पता है कि थाना से मुंबई, बट थाना में कहां से, तो वो बोरी बंदर से। मुंबई में कहां से मुझे पता नहीं, बट वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश लेगेसी इस प्रकार से। सेकंड, आपको पता होगा कि जनरल बजट से रेल बजट अलग होता है, तो वो एकवर्थ कमेटी थी, कौन से साल में बनी और कौन से साल से असल में ये सेपरेट हुआ, वो देख लीजिएगा। फिर ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज, मीटर गेज, तो ये चौड़ाई के हिसाब से क्लासिफिकेशन, तो वो क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम वे भारत में कुल मिला के 64,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा वाला है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज, वो आप देख लीजिएगा। और एनवायरमेंट एंगल से ये बायोडीजल, जेट्रोफा, वो सारी चीजें, बायो टॉयलेट क्या है, डीआरडीओ ने बनाया, और ग्रीन कंट्रेन प्रोजेक्ट, वो सारा माल यहाँ से आपको मिल जाएगा। अपने इंडिया ईयरबुक से क्या करना है, अगेन 26 चैप्टर, और उसके अंदर पेज 827 पे लिखा है रेलवे जोन कौन कौन से और उनका हेडक्वार्टर। बट वो मैं यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन वगैरह में पूछते हैं। बट आप लोग 828 में देख लेना, रेलवे सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर, रेल मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से पीएसयू हैं। वो मिक्स एंड मैच में रेलवे के कुछ दे दे, एयरपोर्ट सिविल एविएशन के कुछ दे दे, तो होटल, कंटेनर, फिर शिपिंग मिनिस्ट्री, तो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर कुछ नंबर्स, हर रोज 20,000 ट्रेन चलती है, 2 करोड़ लोगों को यहाँ वहां ले जाती है, 30 लाख टन का माल ले जाते हैं, और कुल मिला के 13 लाख लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 2014 के अंदर क्या क्या बजट में प्रोविजन थे, क्या उन्होंने काम किया, सर्वे वालों ने ओवरव्यू दिया है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप घर देख लीजिएगा। रेल बजट 2015 में क्या बातें की गई, 6 बातें महत्वपूर्ण। एक, हम ज्यादा सर्विस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे। थर्ड, टिकट सेलिंग के वक्त आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। कुछ स्पेशल रूट पे ट्रेन चलेगी, राइट। रिसर्च डेवलपमेंट, आईसीटी के चलते ये ट्रेन के एक्सीडेंट वगैरह कम हो, उसकी कुछ। और अंत में मोदी के पेट प्रोजेक्ट, कौन से, मेक इंडिया, स्किल इंडिया, योगा प्रमोशन, उसमें भी रेलवे मदद करेगी। हर एक के अंदर क्या क्या सेलिएंट फीचर हैं, अभी आगे की स्लाइड में आएंगे, मैं वो पढ़ूंगा नहीं। इस कारण से आप पिछले कई सालों के प्रीलिम पेपर देखिए, हर साल रेल बजट से सवाल निकलते नहीं। तो जैसे मैंने बजट डिटेल में आपको पढ़ाया था, थियरी, करंट और इनडायरेक्ट टॉपिक्स भी, जीएसटी वगैरह, कुछ ना कुछ परेशान कर सकता है, रेल बजट में रेगुलरली वो चलता नहीं। तो अब की जो भी स्लाइड आएंगे मैं जल्दी से चला दूंगा, आप देख लीजिएगा, राइट। कि भाई रेल बजट में क्या फोकस रहा, कि स्पीड बढ़ाएंगे, स्केल बढ़ाएंगे, सर्विस सेफ्टी, वो सारी बातें। प्रवासी का जो भाड़ा होता है, पैसेंजर फेयर, वो नहीं बढ़ाया, बट फ्रेट चार्जेस बढ़ा दिए मालगाड़ी का। इसका एंटी आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि उसके चलते महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट गेट्स एक्सपेंसिव। फिर डीजल प्राइस कम हुए, लेकिन इन्होंने यात्री भाड़ा भी कम नहीं किया, क्यों, ताकि ज्यादा पैसा उनका बनता रहे और सर्विस कुछ इंप्रूव की जा सके। और दोस्तों, नई कोई ट्रेन, नई कोई प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किए, ये बोल के कि मेरे से पिछले मिनिस्टर्स ने इतने प्रोजेक्ट लिख दिए हैं कि वो खत्म करने में ही 10-15 साल निकल जाएंगे और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर सर्विस में क्या इंप्रूव करोगे, ये सारी बातें। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या इंप्रूव करोगे, ये सारी बातें। टिकट सेलिंग में क्या रिफॉर्म्स, ये सारी बातें। R&D के नाम पे क्या करोगे, ये सारी बातें। स्पेशल ट्रेन कौन सी चलेगी, ये सारी। और अंत में मोदी के पेट प्रोजेक्ट को क्या प्रमोट करोगे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, योगा ट्रेनिंग, ये सारी पे ये काम करेंगे। मैंने बताया घर पे आप देख लेना, एक्सेस प्रीलिम में सवाल निकलते, बट मुख्य परीक्षा में कुछ लिखना हो तो मुद्दे आप यहाँ वहां जोड़ सकते हो। तो रेल बजट की बात खत्म। अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है रेलवे रिफॉर्म्स। तो वहां पर हम बात करेंगे कि देबरॉय कमेटी क्या बोल के गई, क्या समस्या है। जब हम बोले कि रेलवे में रिफॉर्म की आवश्यकता, तो मतलब कि अभी खड्डे में गया है। तो खड्डे में गया ये कैसे पता चलेगा, यू हैव टू कंपेयर इट विद चाइनीज रेलवे या अमेरिकन रेलवे। सर्वे वालों ने चाइनीज रेलवे का डिटेल में एनालिसिस दे दिया, तो आसानी से अपने पॉइंट बन गए। चाइना हमसे आगे क्यों है। फर्स्ट थिंग, उन लोगों ने भारत की तुलना में 11 टाइम्स ज्यादा पैसा लगा दिया है रेलवे के अंदर। नेक्स्ट, उनके रेलवे का स्ट्रक्चर कॉर्पोरेटाइज है, मतलब वो लोग डेब्ट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, वो सब यूज करके बाजार से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। भारत में क्या सिस्टम है,
रेल मंत्रालय, तो मतलब रेल बजट में उनको जो पिछले साल मुनाफा हुआ वो लगाए, या फिर जनरल बजट के अंदर वो आप याद करो रेवेन्यू पार्ट के अंदर से उनको कुछ खैरात में पैसा मिल जाए और वो चला ले, राइट। तो अपना ये कॉर्पोरेटाइज रेलवे नहीं है, बस कुछ उसके अंडरटेकिंग है ये रेलवे सर्विस कैटरिंग, वो कुछ कर सकते हैं। मेन रेलवे ये डेब्ट इक्विटी फाइनेंस में जाने से मुश्किल आ सकती है। आगे चाइनीज रेलवे ने उनकी कोयला खदान और प्रांतीय सरकारों के साथ भी जॉइंट वेंचर किए हैं, तो वो लोग भी अपने मैन पावर मनी सप्लाई करते हैं ताकि ये 11 टाइम्स अपने से हायर निकल गए। और ये सब कुछ चलते हमारा भारत का 64,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, तो सामने चीन का कितना है 90,000 किलोमीटर का, और बढ़ रहा है हर साल। और केवल ज्यादा लंबा नेटवर्क है ऐसा नहीं, ज्यादा स्पीड में भी चलता है। सर्वे ने बताया कि उनकी पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति कलाक, और उनकी मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन की स्पीड होती है 100 किलोमीटर प्रति कलाक। भारत के अंदर सर्वे ने बोला कि एवरेज पैसेंजर हो या फ्रेट वाली 25 किलोमीटर के आसपास। शताब्दी और दुरंतो तो तेजी से चलती होंगी, बट दूसरी आप मतलब एवरेज निकालोगे तो स्वाभाविक है नीचे वाले अफेक्ट कर जाएगी सैंपल, बहुत कम है हम लोग। तो मतलब चीन हमसे बढ़िया कैसे, तो ये सारे कारणों से। और मेन कारण क्या कि पैसा उन्होंने ज्यादा निवेश किया है। अब कुछ और मुद्दे, भारतीय रेलवे क्यों खराब है? हम लोग क्रॉस सब्सिडाइजेशन करते हैं। पैसेंजर ट्रेन चलाने में जो अपने को मुनाफा होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सस्ते आप टिकट भाड़ा बढ़ाते नहीं। तो जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए रेलवे वाले मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन का भाड़ा ऊपर रखते हैं। तो मतलब वहां से पैसा यहाँ पे लाके जनता को सस्ते में रेलवे की सुविधा आप दे रहे हैं। यू आर डूइंग क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ठीक। अब इस प्रकार से अगर पैसा आ भी गया तो सर्विस इंप्रूवमेंट आपको कोई दिख नहीं रहा। स्वच्छता की बात करो, स्पीड की बात करो, एब्सेंट है। भारत के अंदर पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी एक ही ट्रैक पे चलाई जाती है। इस कारण से आप समझ सकते हो मालगाड़ी धीमी स्पीड पे चलेगी और उससे कुछ अंतर में वो चल रही तो स्पीड कम रहती है। सर्वे बोलता है कि चाइना के अंदर मालगाड़ी का ट्रैक अलग होता है, पैसेंजर का अलग होता है, इस कारण से वो ऑप्टिमम स्पीड जनरेट कर पा रहे हैं। और हमारे यहाँ वैगन प्रोडक्टिविटी चाइना रशिया में सबसे कम है। और ओवरऑल इनके चलते, क्योंकि स्लो स्पीड पे आप आदमी और सामान बेच रहे हो, तो ट्रेड कंपेटिटिवनेस आपकी कम होती रहेगी और विश्व बाजार में आपका माल उतनी कम जल्दी से पहुंचेगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे। और स्वाभाविक है चीन के पिछले लेक्चर में भी मैंने बातें कही थी कि इनका माल सस्ता होता है और जल्दी से पहुंचता है, हम देरी से कर रहे हैं तो तकलीफ है। यही सारी बातें टेबल के जरिए सर्वे ने बताई है, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, ठीक। तो अब रिफॉर्म की बात करते हैं। बजट, रेल बजट 2015 में बोला एक इनोवेशन काउंसिल बनाएंगे कायाकल्प, जिसके जरिए बिजनेस री इंजीनियरिंग किया जाएगा, इनोवेशन लाएंगे, ये वो सारी बातें। रतन टाटा इसके चेयरमैन हैं और ट्रेड यूनियन के लीडर्स को भी यहाँ पर लाया गया है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, मार्च 2015 में बोला कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अभी फाइनलाइज नहीं हुए कि असल में इनको क्या काम करना है, बट जो भी आए तो फिर आप स्लाइड घर पे अपडेट करते रहना। अपने लिए महत्वपूर्ण है ये आदमी विवेक देबरॉय। कौन है? ही इज अ नोटेड इकोनॉमिस्ट और नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर हैं। इनकी चेयरमैनशिप में एक नई कमेटी बनाई गई टू रिस्ट्रक्चर द रेल बोर्ड एंड रेल मिनिस्ट्री, और कि रेलवे का सारा पैसा और आदमी कैसे मोबिलाइज करके हम बेस्ट रिजल्ट ला सके। सितंबर 2014 में इसने बनाई थी कमेटी और इंटरिम रिपोर्ट 2015 मार्च में दे दिया। तो बस मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको मुख्य परीक्षा में कोई रिफॉर्म पूछे या इंटरव्यू में कोई रोल प्लेइंग क्वेश्चन पूछे, अपने दिमाग से कभी कुछ जोड़ना नहीं है, जो भी कमेटी बन गई उसके कोट कर दो, राइट, ताकि फॉलो अप में कुछ भी उसने पूछना हो अपने पास फॉल बैक लाइन तैयार है कि सर उसने बोला तो सोच के ही बोला होगा। अपने दिमाग से आप कुछ बोलोगे तो वो कोई ना कोई माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का तुक्का लगा के बोलेगा ये खराब। देबरॉय ने बातें करी, एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिफॉर्म्स की आवश्यकता। अभी यूपीएससी के द्वारा उसके ग्रुप ए सर्विस में वो रेलवे अकाउंट ट्रैफिक, राइट, वो सारी अलग अलग भर्ती होती है। सेम वे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस बोल के अलग से परीक्षा करते हैं, फिर नीचे अलग अलग भर्तियां होती रहती हैं। देबरॉय ने बोला कि ऐसी आपने बहुत सारी सर्विस बनाई, कुल मिला के उसने 8 गिनाई है। तकलीफ ये होती है कि कुछ सर्विस में आपका प्रमोशन धीमी गति से होगा और कुछ में जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इट ऑल्सो लीड्स टू वन टाइप ऑफ डीमोटिवेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप सबका कर नहीं पाएंगे। क्यों? ये वाला अगर अकाउंट्स में है तो उसको ट्रैफिक में बेचने में, राइट, सो उसकी क्या दवाई आप कर सकते हो। देबरॉय ने बोला ये सारी सर्विसेज को 2 हिस्सों में खाली बांट दो आप। एक को बोलोगे टेक्निकल सर्विसेज, IR टेक एस, इंडियन रेलवे टेक्निकल सर्विसेज,
और दूसरी होगी नॉन टेक्निकल सर्विसेज, जिसको बोलोगे IR लॉजिस्टिक सर्विसेज। तो मतलब एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल, ये सारे लोग वहां पर इस प्रकार से मर्ज कर दिए जाए ताकि दो ही सर्विस रहे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पहली बात। उसी प्रकार से भारत के अंदर जितने रेलवे जोन हैं, जितने डिवीजन हैं, उसको भी कम करने की आवश्यकता है ताकि ऑप्टिमम मैनेजमेंट किया जा सके। आगे पिछले जो भी हमने अब तक प्रोजेक्ट लगाए थे, इंडियन रेलवे ने कमर्शियल अकाउंटिंग से काम करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इस वाले प्रोजेक्ट में इतने आदमी इतना पैसा लगाए तो सामने रेट ऑफ रिटर्न कितना था, और उस हिसाब से जहां पर अपना रेट ऑफ रिटर्न पुअर या नेगेटिव हो वो सारे काम से बाहर निकल जाना चाहिए। नॉन कोर एरिया से बाहर निकल जाओ आप। फॉर एग्जाम्पल पुलिस फोर्स, देवराय बोलते हैं रेलवे ने अपना पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स मेंटेन नहीं करना चाहिए। रेलवे स्कूल चलाती है, या तो बंद कर दो या कहीं मर्ज कर दो। सेम वे हॉस्पिटल है, वाटर बॉटलिंग के प्लांट, म्यूजियम चला रहे हैं, ये सारी की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो इसको बंद कर दो या आउटसोर्स कर दो या कहीं मर्ज कर दो। फॉर एग्जाम्पल ही सेज रेलवे सिक्योरिटी का काम राज्य सरकार के हद तक आप कर दो। सेम वे ये अभी आप ये स्कूल कॉलेज चला रहे हैं तो स्कूल का अभी अपने रेलवे स्कूल हैं उसको केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के साथ मर्ज कर दो ताकि आपके अफसर और कर्मचारियों के पहले वहां पर बढ़े। और जिस इलाकों में KVS नहीं है तो वहां के कर्मचारियों को पगार के साथ और पैसा दे दो एजुकेशन के लिए, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा दे। मतलब अपना काम क्या है रेलवे का, आदमी और सामान को जल्दी से और सेफ्टी से पहुंचा जाना है। दैट इज आवर कोर फंक्शन। ये सारे नॉन कोर फंक्शन पे फोकस मत करो आप। टिकट के अंदर मैंने बताया क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा है, फिर बढ़ा है नहीं बढ़ा है। देवराय बोलते हैं एक इंडियन रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया RRAI बनाई जाए। टिकट के दाम, सर्विस की क्वालिटी ये लोग तय करें। इनका बजट अलग से हो, वन टाइप ऑफ क्वासी जुडिशियल पावर भी इनके पास हो, ऐसी एक संस्था बनाओ, वो तय करे टिकट का दाम, सर्विस क्वालिटी क्या होना चाहिए। और आगे चल के क्रॉस सब्सिडाइजेशन कोई नहीं। मालगाड़ी के अंदर क्या भाड़ा होना चाहिए कोयला स्टील ले जाने का, वो मार्केट फोर्सेस तय करे। वहां ज्यादा भाड़ा रख के इनको सुविधा करानी है, जनता को सस्ते दाम में पहुंचा देना है, वो सिस्टम क्रॉस सब्सिडाइजेशन आप बंद कर दो। आगे फैक्ट्री में रिफॉर्म की आवश्यकता है। आपको पता होगा हर एक रेल बजट में वो मिनिस्टर कोई ना कोई अनाउंस करता है कि हम नया ये कोच फैक्ट्री या लोकोमोटिव फैक्ट्री अमेठी में बनाएंगे, रायबरेली में बनाएंगे, बिहार में बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में बनाएंगे। डिपेंड करता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पर है। देवराय ने बोला एक इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई जाए, वन टाइप ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल की। ये पुरानी अपनी जो है चित्ररंजन और XYZ वाराणसी लोकोमोटिव, वो सारे उसके अंदर सम्मिलित हो जाएं। और ये एक प्रकार से गवर्नमेंट ओन कंपनी होगी, बट ये खुद तय करेंगे कि हमको किसको नौकरी पे रखना है, कितना पगार देना है, कौन सी जगह पे फैक्ट्री, किस टाइप के कोच बनाने हैं। पूरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। सेम वे रेलवे ट्रैक का मैनेजमेंट करने के लिए अलग से एक रेल ट्रैक होल्डिंग कंपनी बनाई जाए ताकि प्राइवेट प्लेयर भी यहां पर आ सके। मतलब कैसे, पैसेंजर ट्रेन तो स्वाभाविक है वो इंडियन रेलवे चलाएगा, बट ट्रैक रिपेयर का काम, वो दूसरी खराब ट्रेन को रिपेयर करने का काम तो अलग से कोच उसके चलते हैं, राइट। तो उस प्रकार की ट्रैक रिपेयर, ट्रेन रिपेयर की जो वैगन बोगियां चलती हैं वो प्राइवेट कंपनियां भी उसमें कुछ एंटर कर सके, इसलिए इस प्रकार की थोड़े प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता है। आगे बात, मैंने आपको बताया कि चीन की रेलवे ने तो वहां की प्रांतीय सरकारों के साथ भी ज्वाइंट वेंचर किया है। देवराय बोलते हैं यहाँ पर भी ऐसा कुछ करो। मुंबई ट्रेन आपको पता होगा कितनी खस्ता हाल है, तो इस प्रकार की सब अर्बन लाइन में रेल और राज्य सरकार ज्वाइंट वेंचर करे ताकि राज्य सरकार का भी कुछ पैसा, कुछ आदमी वहां पर आए और आम सर्विस को इंप्रूव कर पाए। सेम आगे चल के देवराय तो यहां तक बोल गए रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दो और रेल मिनिस्ट्री को ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ मर्ज कर दो। ऐसा रेडिकल रिफॉर्म्स भी देवराय ने बताया है। और रेलवे को स्वाभाविक फाइनेंस की आवश्यकता है, तो RBI से भी इनके अफसरों की मदद से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई जाए और जो कि ये अपना इन्वेस्ट है NBFC कंपनी बॉन्ड वगैरह के जरिए रेलवे को फाइनेंस की सुविधा करा सके। तो मतलब अब रेल रिफॉर्म्स की कुछ पूछा जाए आपको तो फिर वो सामान्य बात है, तो पता होगी क्रॉस सब्सिडाइजेशन, गंदगी है, सर्विस इंप्रूव करना है, बट एज एन ऑफिसर योर पॉइंट्स नीड टू बी मोर रिफाइंड। तो रिफाइंड पॉइंट अपने पास है। जूम आउट करके एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। देवराय क्या बोल के गए रेल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर? फर्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा मिनिमाइज करो आप। कैसे? जो अलग अलग सर्विसेज हैं, नौकरियां हैं, वो केवल एक टेक्निकल सर्विस है, नॉन टेक्निकल सर्विसेज। सेम वे
जितने अभी जोन या डिवीजन है उसको आप कम करो। तो पहला मुद्दा वहां पर आप कुछ चर्चा करोगे। सेकंड थिंग देब्रॉय बोला, नॉन कोर एरिया से बाहर निकल जाओ। सबसे पहले कमर्शियल अकाउंटिंग की मदद से आप पता करो कि भाई मेरा रेट ऑफ रिटर्न कहां पर कम है। पुलिस फोर्स, राइट, म्यूजियम, वाटर बॉटलिंग प्लांट, वहां से आप निकल जाओ। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, एजुकेशन की जिम्मेदारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की। थर्ड थिंग, टिकट का दाम कौन नए करेगी, अलग से एक RRAI करके क्वासी जुडिशियल बॉडी आप बनाएंगे। क्रॉस सब्सिडाइजेशन को खत्म किया जाएगा। फिर दूसरे लोगों के साथ जॉइंट वेंचर, स्पेशल पर्पज व्हीकल, ऐसा कुछ करना है। कहां कहां पर, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, वो लोकोमोटिव्स और कोच की कंपनी, फिर वो ट्रैक होल्डिंग कंपनी करेंगे, फिर राज्य सरकारों के साथ कुछ करेंगे ताकि सबअर्बन रेलवे लाइंस में सुविधा की जा सके। आगे फाइनेंस के मामले में रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दो। सेम वे रेल मिनिस्ट्री को ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ मर्ज कर दो। और पैसा बाहर से लाना है तो RBI SEBI के अफसरों की मदद से इन्वेस्टमेंट कमेटी जो कि पैसा बाहर से ले आए। तो ये सारे रिफॉर्म पे थोड़े थोड़े मुद्दों की चर्चा करो, अच्छे से जवाब बन सकते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर रेलवे के अंदर रेल बजट तो सेल्फ स्टडी में मैंने दे दिया और देब्रॉय रिफॉर्म्स अभी चर्चा कर ली। अब इकोनॉमिक सर्वे वाले बोलते हैं कि रेलवे के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये क्यों है और क्या फायदे होंगे वो समझ लेते हैं। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, वो 3 से लेकर 6 नंबर की स्लाइड इसी में आप देख लीजिएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। सवाल पैसा कौन देगा, बैंक वाले देंगे? नहीं, बिकॉज उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो पहले से ही बहुत बड़ा है। तो क्या NBFC और दूसरे बाजार देगा, कॉर्पोरेट्स देंगे? नहीं। क्यों? ओवर लेवरेज कंपनियां हैं, बैलेंस शीट उनका पहले से ही और डेब्ट हो रहे हैं की समस्याएं हैं। तो मतलब ये लोग तो दे नहीं सकते, सरकार ने ही पैसा निकालना पड़ेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा करने के फायदे क्या होंगे? IMF बोलता है कि इस प्रकार से अगर सरकारी पैसा जाएगा, इट विल क्रिएट लार्जेस्ट स्पिल ओवर्स। शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और बैकएंड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। कैसे? मान लो रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और आप याद करो वो प्राइवेट ट्रैक होल्डिंग कंपनी बनाएंगे और फिर वो ट्रेन रिपेयर के लिए आएंगे, तो स्वाभाविक है प्राइवेट कंपनी का पैसा लगा और फिर कुछ लोगों को रोजगार मिला, सो एंड सो आप एंगल जोड़ सकते हो। और इन द लॉन्ग रन इट विल फीड इनटू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी लाइक दिस। अब तक की बात, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, वहां पैसा लगाना है, सरकार ने पैसा लगाना है। अब सवाल, कौन से वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है? एविएशन में लगाओगे? जवाब है ना, क्योंकि पहले से प्राइवेट सेक्टर वहां पर ठीक ठाक काम कर रहा है। और एयर इंडिया में पैसा लगाना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बी लाइक थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। तो क्या हाईवे के अंदर पैसा लगाना चाहिए? सर्वे बोलता है जरूरत नहीं है, बिकॉज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चलते ठीक ठाक इंप्रूवमेंट हुआ है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से पैसा लगा रही है स्टेट हाईवे डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की इतनी आवश्यकता नहीं। तो बचा कौन? रेलवेज। सर्वे बोलता है कि रेलवे के अंदर राज्य सरकार तो पैसा लगाती नहीं, केंद्र सरकार टोटल बजट आउटले का हार्डली 5% यहाँ पर लगाती है। तो हाँ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो करना है, कहाँ करना है? रेलवे के अंदर। रेलवे में क्यों करना है? क्योंकि रेलवे रोड से ज्यादा बढ़िया है। रेलवे के द्वारा आप अगर कोई चीज भेजोगे तो 1 किलोमीटर 1 टन चीज भेजने का भाड़ा आपको लगेगा 2 रुपीज। मतलब ट्रक और ऐसे गाड़ी में भेजने से ये 70 to 90% एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा और पैसा भी कम लगेगा। सेम वे जनता को आप बस से भेजो और ट्रेन से भेजो तो ट्रेन में 20% लेस एनर्जी विल बी कंज्यूम। तो ओवरऑल एंड रिजल्ट क्या होगा? ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा। और ट्रेन के जरिए आप अगर कोयला स्टील प्लांट को भेजोगे तो चीन वाले ये काम कर रहे हैं और अपने से 3 टाइम्स जल्दी से वो सामान भेज देते हैं। और स्वाभाविक है, कोयला इतनी जल्दी पहुंच गया तो वो जल्दी से स्टील बना लेंगे और फिर कहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। भारत के अंदर हम ट्रेन से कम और ट्रक से ज्यादा कोयला भेज रहे हैं, तो एक तो धीमा है और ज्यादा महंगा है। तो ये सारे एंगल बनाए हैं। यूएसए के अंदर हाईवे नेटवर्क बहुत बढ़िया है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग 44% गुड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेल नेटवर्क। क्यों? ग्रीन हाउस गैस कम हो निकलेगा और जल्दी है, सस्ता है। भारत के अंदर 1970s में 65% ऑफ द गुड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेल नेटवर्क। बट धीमे धीमे क्योंकि रेलवे की खस्ता हाल होने लगी तो जो सामान रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है वो कम होने लगा। और सर्वे का प्रोजेक्शन है कि 2020 में हार्डली 20% ऑफ द टोटल गुड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवेज। तो इसे वी हैव टू स्टॉप दिस थिंग। खैर, अब तक ये जो चर्चा है वो कैसे
परेशान करेगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट especially in the railways can play an important role to revive the growth and promote make in India discuss। सरकारी निवेश खास करके रेलवे के अंदर लगाया जाए तो वो ग्रोथ भी बढ़ाएगा और मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करेगा। कुछ चर्चा करिए। पिछली वाली स्लाइड में जो पढ़ा वो भी और आगे भी अभी कुछ आएगा वो भी देखिए। 1850s के पूरे जमाने में ब्रिटिश एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढेर सारा पैसा लगाया भारत के अंदर रेल नेटवर्क बढ़ाने में। उसके चलते दे कुड इंटीग्रेट द मार्केट्स और उनका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ा। उन्होंने तो अपना एक्सप्लॉयटेशन किया बराबर है, बट आप सोचो कि एंड रिजल्ट क्या, आप निवेश करो और पैसा आपको मिल रहा है। तो सेम भी अगर हम करें तो हमको भी मिलेगा। सो रेलवे कैन हेल्प अस इंटीग्रेट द मार्केट एंड एक्सपांड द रेवेन्यू। हम लोग ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब बना रहे हैं, बट बैकएंड के अंदर जब तक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होगा तब तक वो सारी चीजें मेक इन इंडिया को मदद करने में बॉटलनेक रहेगा हमेशा। और सर्वे तो यहां तक बोलता है कि अगर आपने 1 रुपया रेलवे में निवेश किया तो इकोनॉमी का आउटपुट 5 रुपए से बढ़ता जाएगा। तो स्वाभाविक ग्रोथ को भी वो रिवाइव करेंगे। तो ये सारे मुद्दे आप लिख सकते हैं। तो मतलब कि हाँ बराबर है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेलवे में करना है। तो पैसा लाओगे कहां से? शॉर्ट टर्म में बोला कि जनरल बजट से ही इनको पैसा दे देना चाहिए, बट वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक करके देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में रेलवे के जो भी कॉर्पोरेटाइज यूनिट है, कंपनी टाइप के, ये IRCTC, कैटरिंग और टूरिज्म, वो सब इक्विटी फाइनेंस के जरिए कुछ शेयर वगैरह निकाल के लाएं। और ऑफशोर रूपी बॉन्ड भी एक्सप्लोर आप कर सकते हो। ऑफशोर रूपी बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, वो समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक चीज नहीं है, वो उसके अंदर 1 2 3 4 5 संस्थान है, राइट। और उसमें से एक संस्थान है अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IFC। ये लोग क्या करते हैं? ऑफशोर करेंसी बॉन्ड निकालते हैं। चीन के लिए निकाला, ब्राजील के लिए निकाला, भारत के लिए निकाला, उसको बोला ऑफशोर रूपी बॉन्ड। और इनफॉर्मल टर्म में उसको बोला गया मसाला बॉन्ड। मसाला क्यों? क्योंकि भारत स्पाइसेस के लिए प्रख्यात है। ऑफशोर क्यों बोला? क्योंकि ये भारत के अंदर नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रखे जाते हैं। और रूपी बॉन्ड क्यों? क्योंकि रूपी के अंदर जो भी खरीदे तो वो भी रुपया देगा, उसको वापस मिलेगा तो भी रुपया मिलेगा। सो दिस आर ऑफशोर रूपी बॉन्ड। और इसकी मदद से जो भी पैसा मिला वो इंडियन कंपनियों को दिया जाएगा। चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये मसाला बॉन्ड के मार्फत $1 बिलियन वहां से लाना चाहता है। और दिस इज वन टाइप ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग क्यों? क्योंकि ये एक बॉन्ड है और बॉन्ड के अंदर राइट इंटरेस्ट और मुद्दल आपको वापस करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। क्या तो रेलवे के अंदर ये रेल बजट, लेबर रिफॉर्म, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों आवश्यक है, उससे क्या फायदे और कहां से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में रहोगे, कुछ मुद्दे देख लिए। अब आगे आते हैं एविएशन और शिपिंग के अंदर। सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ोगे? इस आर्टिकल लिंक पे जाओ और तैयार करो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA के बीच में क्या अंतर है, उनका साहब कौन है और क्या फंक्शन जुरिस्डिक्शन है। FDI यहाँ पर क्या लिमिट्स हैं। नए खिलाड़ी आ गए, एयर एशिया, विस्तारा, तो थोड़ा पता होना चाहिए इनके बैकएंड में कौन कौन कंपनियां हैं। फिर ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिस्टम है गगन, तो वो कैसे काम करती है। इसरो और AI वो क्या चल रहा है। और गगन को भी ऊपर से सपोर्ट करने के लिए देसी GPS सिस्टम IRNSS, राइट, वो क्या चीज है, इस लिंक पे आपको साइंस टेक में मिल जाएगा। तो मतलब अपनी साइड से ये देखना है। ईयर बुक से आप क्या देखोगे? अगेन चैप्टर 26 के अंदर ये वाले पेज पे आप देख लो एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी है। और पवन हंस का बेसिक आपको 847-48 में जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने बड़ा PhD दिया। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से एरिया में ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ONGC को कौन देता है, वो सारी चीजें देखिए। रेलवे की सब्सिडियरी आप तैयार कर लोगे, राइट, पहले मैंने स्लाइड में दिखाया। और यहाँ की, ताकि कोई इंटरचेंज करके कंफ्यूजिंग MCQ निकल आए तो हम एडजस्ट कर पाएंगे। चर्चा में क्या चल रहा है? ड्राफ्ट एविएशन पॉलिसी 2014। यहाँ पर कुछ सेलिएंट फीचर देख लेते हैं। ये पॉलिसी बोलती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर उसको कंपनी में तब्दील कर देंगे, ताकि फिर उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा करके सरकारी वहां से कम किया जाए, प्राइवेट प्लेयर आए, एफिशिएंसी बढ़े। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की अभी बात नहीं की गई है। 6 मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट, तो उसे इंटरनेशनल हब बनाएंगे। अभी कुल मिला के 130 जितने एयरपोर्ट हैं और बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी पैसे से नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। वो GMR बूट मॉडल आप याद करो, ऐसा कुछ करके चलना है।
और फेज 1 में ऐसे 4 नए हम बनाएंगे बड़े शहरों में। आगे बात, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्स लगता है अप टू 40% कुल मिला के, तो वो कम करने की आवश्यकता है। एयरलाइन तो चलानी है, साथ साथ देखो हम शिपिंग भी चलाते हैं और शिप का वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी पावरफुल है। सेम भी यहाँ पर एमआरओ इंडस्ट्री मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल वो भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन टैक्सेशन इश्यू जरा रिफॉर्म करेंगे हम लोग। और अगर एविएशन सेक्टर में 100 नौकरियां खड़ी हो तो बैक एंड इकोनॉमी में 600 नौकरियां खड़ी हो सकती है। कैसे? वो टूर बुकिंग करने वाले, राइट, फिर वो केटरिंग वाले, टैक्सी सर्विस वाले। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर जॉब ग्रोथ पे फोकस करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में एविएशन सेक्टर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नो फ्रिल एयरपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। नो फ्रिल क्या है? एज सच सामान्य एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा एयर कंडीशन होता है, इस प्रकार के एस्केलेटर। तो नो फ्रिल क्या होगा? इस प्रकार की सुविधा बिना वाला एयरपोर्ट, इस प्रकार का। ऐसा क्यों करोगे आप? देखो, कोई भी एयरपोर्ट डेवलप किया और हमने बोला कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करना है, तो प्राइवेट पार्टनर को क्या होगा कि भाई मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। बट नॉर्थ ईस्ट में इतने पैसेंजर आते नहीं कि पैसा रिकवर हो सके। तो यहाँ पर ऐसा एयर कंडीशन और एस्केलेटर और वो सामान निकलता है, कन्वेयर बेल्ट, वो सारी सुविधा बिना वाले एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और फायदा ये होगा क्योंकि ये सारी सुविधा फिट नहीं करती है तो बिल्डिंग जल्दी जल्दी बन सकता है, 100 करोड़ से कम कीमत में बन सकता है, 2-3 सालों में एयरपोर्ट रेडी हो जाएगा। उस प्रकार से 5 शहरों में ये बनाया जाएगा, कुछ नाम दिए गए हैं। तो ये कुछ करना है हमने। मिसेलेनियस इश्यूज, एक है प्रेडेटरी प्राइसिंग, मतलब ये स्पाइस जेट और इंडिगो ये लोग कुछ जानबूझ के उनको नुकसान भी हो रहा तो भी बहुत सस्ते में टिकट बेचते हैं ताकि दूसरों का बिजनेस खराब किया जा सके। डीजीसीए ने इसको नोटिस दिया। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सिग्नेचर करके एविएशन मिनिस्ट्री को ये बोला कि आप लोग ये एयरपोर्ट के या ये एयरलाइंस के भाड़े आप फिक्स करो, जैसे रेलवे के रिक्शा के भाड़े फिक्स होते हैं और फिर आप मांग सकते हो उसके कार्ड के हिसाब से 1 किलोमीटर में ये होना चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ करो। सरकार ने मना कर दिया ये बोल के कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में हमने ऐसा करना नहीं चाहिए और जो खराब काम कर रहा है प्रेडेटरी प्राइसिंग तो डीजीसीए उसे लागू करेगा। अदरवाइज हम ये शुरू करेंगे तो अगेन वो याद करो लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज की समस्या हो सकती है। सो दिस इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी। आगे समस्या, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर राज्य सरकार वैट लगाती है जो कि अराउंड 30 to 35%, कुछ राज्यों में इतना ज्यादा है। स्वाभाविक इसे कम करना होगा। हमने पहले भी बात करी थी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर ये वैट मर्ज हो जाएगा, राइट। बट क्योंकि ये एविएशन सभी प्रकार के फ्यूल, वो पेट्रोल हो, डीजल हो, एटीएफ, उनको बाहर रखा गया है जब तक कि जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई ना करे। तो उस मसले को भी देखने की आवश्यकता है। और पीपीपी प्रोजेक्ट से चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, यहाँ पर हम कुछ डेवलप करेंगे, बातें चल रही हैं। और दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस पे टियर 2, टियर 3 सिटी में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम बनाएंगे। ठीक, तो एविएशन में कुछ जो मुद्दे हैं देख लिया। शिपिंग सेक्टर में, शिपिंग में आप इस आर्टिकल पे जाओ और तैयार करना है एमसीक्यू में मेजर पोर्ट भारत में कहाँ पर है, राइट, मैच द स्टेट विथ पोर्ट, फिर कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर कि ईस्टर्न साइड पे ज्यादा है, वेस्टर्न साइड पे ज्यादा है, वो आप देख लो। फिर वहां पर भी कि नेचुरल पोर्ट्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल वो रिवराइन पोर्ट्स कौन से हैं, वो देख लेना। वो सीडीएस में बहुत बार ये पूछा गया है। देन मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के बीच में क्या अंतर होता है, केंद्र सरकार किसका साहब, राज्य सरकार किसका। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या चीज है, वो इन्फ्लेशन वाले L5 P5 पावर पॉइंट में मिल जाएगा। तो आर्टिकल और पावर पॉइंट से देखना है वो आप देख लेंगे। इंडिया ईयरबुक में क्या करना है, चैप्टर 26 ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर 837 पेज पे आपने देखना कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसके आसपास कौन कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ताकि तीनों रेल, एयरपोर्ट और ये शिपिंग उसके अंदर किसके कौन से निगम इसमें मैच द फॉलोइंग आप अटेंड कर सको। 839 पेज पे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उसके ये नेशनल वाटर हाईवे 1, 2, 3, 4 मैप के अंदर आप लोकेशन देख लीजिएगा कौन से राज्य से कहां तक जाता है। आगे चैप्टर 27 है वाटर रिसोर्सेज, वहां पे देख लेना नमामि गंगे, उसने स्पेसिफिक बोला कि ये काम करेंगे, ये कुछ फेस ये मंत्रालय देखेगा। फिर राज्यों के अंदर आपस में ये कावेरी वगैरह के जो भी डिस्प्यूट है तो उसका डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, रिलेटेड मैटर्स, लक्ष्मीकांत से थियरी, और यहाँ से कुछ और आपको मुद्दे मिल जाएंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए अपना भूटान, बांग्लादेश वगैरह के साथ इंटरनेशनल वाटर रिवर कोऑपरेशन वो क्या चल रहा है, थोड़े मुद्दे मिल जाएंगे। शिपिंग में अच्छी अच्छी बातें भारत की क्या,
भारत के फॉरेन ट्रेड में 90% बाय वॉल्यूम और 68% बाय वैल्यू हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। शिप ब्रेकिंग के अंदर अलंग और भारत का नाम है। यस, हम लोग विश्व शिपिंग इंडस्ट्री में सी फेरर्स भी भेज रहे हैं। 60,000 सीमेन भेजे और 44,000 से ज्यादा ऑफिसर्स, ये मैरी टाइम नेवी इसके अंदर भेजे गए। तो ये तो अच्छा है हाँ कि भाई चला रहे हैं। तकलीफ क्या क्या, ये 60,000 या 44,000 हमने मैरी टाइम ऑफिसर भेजे, लेकिन हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से देखें तो वो बहुत कम है। राइट, तो मतलब कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है कि आपके पास यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटी है। स्किल इंडिया के नाम पे कुछ दे दिया और वो कुछ काम करो आप। नेक्स्ट थिंग, भारत के ये मेजर पोर्ट्स भी रिलेटिवली वहां पर बहुत साइज कम है। कई बार बड़े शिप तो आ भी नहीं सकते, श्रीलंका जाके लोड करेंगे और फिर सामान छोटी शिप्स के अंदर यहाँ भेजा जाएगा। भारतीय शिपिंग कंपनियों के ये जहाज एवरेज उनकी एज 15 साल या उससे बूढ़े हो गए हैं, तो स्वाभाविक है उनकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, वो ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे कंपेयर टू द बिग साइज शिप्स दैट आर अवेलेबल टुडे। तो इन सब शिप को ब्रेक करके नए खरीदने की आवश्यकता होगी, बट कंपनियों के पास पैसा नहीं, तो लोन में कुछ सुविधा सरकार ने करानी चाहिए। ये सारे इश्यू चल रहे हैं। और क्योंकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स लोग हैं, मतलब कि ये शिपिंग इंडस्ट्री में ही मंदी है, तो स्वाभाविक है इनको भी अभी ऑर्डर ज्यादा मिल नहीं रहे। अब तक क्या रिफॉर्म्स कर दिए गए? सरकार ने ये बोला कि भारत की कोई कंपनी बाहर से उधारी में पैसा लेके कोई भी शिप खरीद रही है तो उसे छूट है कि वो कौन सा झंडा ऊपर लगाना है। दे कैन पुट द फ्लैग ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। अब सवाल इससे क्या फर्क पड़ता है? मान लो भारत का झंडा आपने शिप पे लगा दिया, यू आर एन इंडियन फ्लैग वेसल, तो आप भारत के अंदर जब भी वहां पर फ्यूल डीजल भराओगे तो कोई भी कस्टम एक्साइज ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। सेम वे नॉर्वे का होगा तो वहां पर कोई राइट XYZ थिंग्स, तो ये भी छूट दी गई, जो मर्जी आपको करना है करो। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के चलते आप बाहर से पैसा लेके शिप खरीद सकते हो, काम कर सकते हो। यस, सेम वे शिप रिपेयरिंग कंपनी को डीजी शिपिंग से अलग से कोई अनुमति लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रोजेक्ट चर्चा में चल रहा था, सागरमाला। सागरमाला का क्या प्रयोजन है? एज सच शिपिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। 150 से ज्यादा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, 4 दिन तक आपका क्लियरेंस नहीं हो पाता, बार टाइप के टैक्स लगते हैं। बड़ी स्वाभाविक है वेसल यहाँ पर आ नहीं सकती, श्रीलंका जाना पड़ता है। वेयर हाउसिंग, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी समस्याएं हैं। अपने 12 मेजर पोर्ट्स कुल मिला के जितना हैंडल करते हैं उतना तो शंघाई का एक पोर्ट अकेला देख लेता है। तो ये सब समस्या से लड़ने के लिए 2003 में वाजपेयी ने बोला कि जैसा नेशनल हाईवे पे NHAI अथॉरिटी है, ऐसी हम एक सागरमाला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। और ये लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? मैरी टाइम सेस लगाएंगे, एक बात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, FDI 100% अनुमति, ऐसा करके कुछ पैसा आएगा और उसकी मदद से हम लोग शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। अपने पोर्ट बढ़िया होंगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारी क्या चीजें हैं? सागरमाला। याद ये रखना है, सागरमाला के चलते हम भारत के ही पोर्ट को कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। चीन का जो है सिल्क रोड एंड सिल्क बेल्ट, उस प्रकार का ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। एक पैरेलल चल रहा था सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम का प्रयोजन ये था कि पाल्क बे और गल्फ ऑफ मंदार के बीच एक कैनाल खोदी जाए ताकि शिप सारी उसी रास्ते जा सके, तो उसकी जर्नी का टाइम और फ्यूल कम हो। इसका विरोध इसलिए हो रहा है, एक तो बायोडाइवर्सिटी, वहां ओशन सेक्टर में आप ड्रेजिंग करोगे, कोरल रीफ, उन सबको नुकसान हो सकता है, और धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है ये राम सेतु को करने में। तो ये भी फिर मैटर चला था, चर्चा में कभी कभी आ जाता है। ठीक, अब तक हमने बातें करी। एक तो ये स्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्यों है, तो इन प्रमुख कारण देखे कि इन सबको आशा थी कि ग्लोबल रिकवरी आ जाएगी, करप्शन के चलते भी कंपनियां सिलेक्ट हो गई, इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वी आर टू बिग टू फेल, फिर ब्यूरोक्रेट्स वे रिलेक्टेंट, तो उनके चलते ये सारी ओवरलैप कंपनी और उनका खड्डा में सिस्टम चला गया। दवाई क्या करोगे? 3P इंडिया बोल के एक नई संस्था, राइट, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म, वो बातें देखी। आगे हमने देखा रेलवे, रेल बजट आप सेल्फ स्टडी में देखोगे, मैंने आपको बताया कि चाइनीज रेलवे हमसे आगे क्यों है, और यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करने के लिए विवेक देबरॉय कमेटी ने जो बातें करी, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन करोगे, नॉन क्योर एक्टिविटी से अलग हो जाओगे, टिकट का भाड़ा इंडिपेंडेंटली, राइट, राज्य सरकारों से साथ मिल जाओ, रेल बजट जनरल बजट मर्ज हो जाए, वो सारे एंगल हमने देखे। तो इस प्रकार से अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे और एविएशन शिपिंग, उसके मैटर्स जो जो चल रहे थे कुछ देखें।
एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये माइनिंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे।